सास खो गई। ये कहानी शुरू होती है रघुकुल निवास से। जैसा इस घर का नाम था वैसा ही इस घर का वातावरण भी। रघुकुल निवास एक भरा पूरा खुशहाल निवास स्थान था, जहाँ गोमती अपने पति, बेटे, बहू और पोते के साथ रहती थी। परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सभी आपस में इतना प्यार से मानो कलयुग में राम राज्य हो वैसे रहते थे। एक सुबह गोमती की सहेली रश्मि उससे मिलने आती है। बड़े भाग्य है तेरे गोमती, जहाँ आज के जमाने में कोई एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहता, वहाँ तेरे परिवार में इतना मेल देखकर मुझे ना बड़ी खुशी होती है। मेरी बेटी बता रही थी कि रात को तेरी बहुएं तेरे पैर भी दबाती है, और तेरे बेटों को तो मैंने खुद देखा है, तेरी सांस सांस गिनते हैं। थू रश्मि, नजर ना लगा। आप बच्चों ने जो देखा वही सीखा। इसी तरह मैं भी तो अपनी सास की सेवा करती थी। भगवान की बड़ी कृपा है हम पर, जो हमारे बच्चों में वही संस्कार आए। मैंने भी अपने सास ससुर की कम सेवा नहीं की थी गोमती, पर देख, मेरी बहू आए दिन मेरी मौत की कामना करती रहती है। टेंशन से तो मैं बीमार चलने लगी हूँ। कल मरती मैं आज मर जाऊं और उसकी आंख में एक आंसू ना आए। तभी रश्मि का फोन बजने लगता है। लो आ गया फोन। 2 मिनट घर से निकली नहीं कि फोन बज जाता है। तो अच्छी बात है ना कि बहू तेरी फिक्र करती है। सो रही थी जब मैं निकली, नींद खुल गई होगी। अब सुबह की चाय तो चाहिए, तो कौन बनाएगा? सासू माँ बनाएगी। यही तो इज्जत है मेरी। चल चलती हूँ, तू अपना ख्याल रख। रश्मि के जाने के बाद गोमती निकिता से कहती है, घोर कलयुग आ गया है बहू। बेचारी रश्मि आई थी, बड़ी परेशान थी। क्या ही कर सकते मम्मी जी, सबका अपना अपना भाग्य है। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। चाय पीते पीते गोमती खुद में खुश हो रही थी, तभी गौतम वहां आता है। जाओ रकुल, अपनी दादी को मंदिर ले जाओ। मेला भी लगा है दादी, हम उस मेले में भी जाएंगे। हाँ हाँ मेरे राजकुमार। रकुल के साथ गोमती मंदिर जाने के लिए निकल पड़ती है। पूजा के बाद दोनों मेले में जाते हैं, जहाँ रकुल अपनी दादी का हाथ छोड़कर शुगर कैंडी वाले के पीछे बढ़ जाता है। मैं शुगर कैंडी खाऊंगा। शुगर कैंडी वाले के पास पहुंचकर रकुल कहता है, दादी पैसे दो ना। रकुल जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि गोमती वहां है ही नहीं। दादी कहाँ गई? ओ गॉड, पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं। दादी तो कहीं दिख भी नहीं रही, खो तो नहीं गई? अपने साथ अपनी दादी को ना देखकर रकुल फूट फूट कर रोने लगता है और पूरे मेले में गोमती को ढूंढता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। रोता हुआ रकुल भागते हुए अपने घर आता है। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। दादी को मैं लेकर गया था, पर अब वो कहीं नहीं मिल रही। मुझे माफ कर दीजिए, दादी खो गई है। ये सुनते ही कमरे के अंदर से दोनों बहुएं ऐसे भागकर बाहर आती है मानो उन्हें कोई जैकपॉट लग गया हो। माँ खो गई है? तो सच बोल रहा है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मार्केट में घूम रही हो? नहीं, मैंने हर जगह ढूंढा, पता नहीं दादी कहाँ खो गई। मम्मी मुझे माफ कर दो। मेरी माँ खो गई है, कोई तो उसे ढूंढ लाओ। अरे स्नेहा, तू घर के अंदर क्या अपनी सास को याद करी है? घर के बाहर निकल, मोहल्ले में जरा चीख पुकार कर, तेरी आवाज सुनकर आ जाएंगी वो। हाँ, मैं समझ गई। और गौतम के इशारा करते ही दोनों बेटे और बहू मोहल्ले में निकलकर जोर जोर से छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं, मानो उन्होंने गोमती की लाश ही देख ली हो। चारों की ऐसी हालत देखकर मोहल्ले वाले उन्हें संभालने आते हैं। हे भगवान, किस तरह फूट फूट कर रो रहे हैं बच्चे। आजकल जिस जमाने में लोग अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, गोमती के ना मिलने पर देखो इनकी क्या हालत हो गई है। हिम्मत रख बहू, मिल जाएगी गोमती, यहीं कहीं होगी। नहीं मिलेगी आंटी जी, मम्मी जी हमें धोखा देकर चली गई। हमारी मम्मी हमें धोखा देकर चली गई, अब मुझे जिंदा नहीं रहना। मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। 4-5 घंटे इसी तरह रोने धोने के बाद चारों लौटकर अपने घर आ जाते हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मार्केट में तो बड़ी भीड़ है, कहीं रोड पार करते हुए वो किसी गाड़ी के नीचे तो नहीं आ गई होगी? आ ही गई होंगी। उनके बाद उनकी संपत्ति तो हमारी ही है कि नहीं भाभी? और किसकी होगी? तू भी ना। माँ के आगे पीछे था ही कौन? बस ये 2 बेटे, तो संपत्ति तो इन दोनों में ही बटेगी ना।
जहाँ रकुल को इस बात की चिंता थी कि घर पर उसकी अच्छे से खातिरदारी की जाएगी, वहाँ गोमती के खोने पर उसकी दोनों बहुएं तो बड़ी खुश हो जाती हैं। 2 दिन बाद, मम्मी नहीं है तो तुम खाना भी नहीं बनाओगी क्या? माँ के सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक कर लिया, अब नहीं होता। नहीं होता काम तो एक नौकरानी रख लो। वैसे भी अब तिजोरी के ऊपर लगा हुआ ताला तो टूट ही जाएगा। अब कौन सा मम्मी तुम्हें नौकरानी रखने से रोकेगी? भैया ठीक कह रहे हैं। अरे पर ये काम वाली मिलेगी कहाँ? आजकल काम वाली मिलना इतना बड़ा काम हो गया है कि पूछो मत। फिर भी मैं अगल बगल 2-4 घरों में बोल देती हूँ, उनके घर पर कोई काम वाली होगी तो हमारे यहाँ भेज देंगे। और शाम को ही एक बड़ा सा घूंघट लिए उनके दरवाजे पर आती है गणेशी। कौनो है का अंदर? सुने हैं आप लोगों को एक काम वाली की जरूरत है। हाँ हाँ है ना। पर आप दोनों बहुरिया तो भले ही चंगी लगती हैं। इस उम्र में तो आपको खुद ही सब कुछ कर लेना चाहिए। अब क्या बताएं, हमारी ना सास खो गई है। उनके जाने के दुख में हाथ पैर सूने पड़ गए हैं। एक काम नहीं हो पा रहा, पर घर में बच्चा भी तो है, तो उसे स्कूल का टिफिन पैक करके भी तो देना होता है। तो सोचे एक काम वाली ही रख लेते हैं। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? गोमती। ये क्या बोल रही हो तुम? गलत कहाँ बोला बहुरिया? हमारी माँ का नाम था गोमती और हम है गोमती की बेटी गणेशी। वो देखो ऊपर जो तस्वीर लगी है ना, वो मेरी सास की है। उनका नाम भी गोमती ही था, इसलिए मैं जरा घबरा गई। मतलब उनकी याद में इमोशनल हो गई। बहुरिया तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी सास खो गई है, तो उनकी तस्वीर पर माला क्यों चढ़ा दिए? ये ही मान लिया कि वो मर गई हैं? खैर मुझे क्या, मुझे मेरा काम बता दो। और गणेशी स्नेहा और निकिता से घर का सारा काम पूछकर अच्छी तरह से काम संभाल लेती है। एक बात बताओ गणेशी आंटी, आप इतना बड़ा घूंघट रखती हो तो आपको दिखता कैसे है? अब गिर नहीं जाती? मेरा घूंघट उठ गया ना तो कोई बचेगा थोड़ी ना बेटवा। क्या क्या कहा आपने? वैसे आपको पता है, आपकी ना बहुत सारी हरकतें बिल्कुल मेरी दादी की तरह है। जैसे कि आप दूध में बादाम डालकर मुझे देती हो, ऐसे ही मेरी दादी भी क्या करती थी। बहुत याद आती है मुझे उनकी। यही तो मैं भी बोलने वाला था आंटी जी। जैसी मेरी माँ रोटियां बनाती थी, आपकी रोटियों में भी वही स्वाद है। आपकी हाथ की रोटियां खाकर मुझे लगता है कि मानो मम्मी ही रोटियां बना रही है। पर अब वो कहाँ रही, न जाने किस दुनिया में होगी। हो सकता है कि वो हमें देख रही हो। देखी तो रही है बेटा। मम्मी जी ना एक साड़ी पहना करती थी, न जाने उसने कहाँ रख दी, चांदी की बॉर्डर वाली। अलमारी के दूसरे वाले रैक में होगी। और जैसे ही गणेशी ये कहती है, सब उसकी ओर देखने लगते हैं। आपको कैसे पता कि हमारी मम्मी जी की साड़ी उस रैक में रखी है? हाँ बताओ गणेशी, कहीं तुम हमारे घर में चोरी तो नहीं कर रही हो ना? चोर होगा तू? यहाँ मोहल्ले के 10 लोग मुझे काम पर रखने के लिए बैठे हैं और एक तुम लोग हो जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। इस घर में कोई एक तिनका भी नहीं उठाना चाहता, सब काम हमका ही करना पड़ता है। आपकी मरी हुई या खोई हुई सास की साड़ी बाहर बिस्तर पर रखी हुई थी, उस पर धूल ना पड़ जाए इसलिए हमने साड़ी को अलमारी में हिफाजत से रख दिया। तो गलती कर दी है क्या? नहीं नहीं गणेशी, वी आर सॉरी रियली। आज सभी मिलकर एक मीटिंग करते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि इसके पहले कि मम्मी का कोई नामो निशान मिले, हमें लॉयर को बुलाकर संपत्ति आधी आधी करवा लेनी चाहिए। बलिहारी जाऊं आपके इस दिमाग में है? कल ही हम बुलाते हैं ना एक लॉयर को और कर लेते हैं सब आधा आधा। कितनी अजीब बात थी। सभी के सामने प्रेम से रहने वाले रघुकुल निवास के लोग असल में कुछ और ही थे। समाज के सामने अपनी माँ के खो जाने पर रोना और पीछे उनकी संपत्ति हड़पने की तैयारी करने लग जाना। पर गोमती अचानक गायब कहाँ हो गई थी? मम्मी जी एक साड़ी पहना करती थी ना, न जाने उसने कहाँ रख दी, वो चांदी के बॉर्डर वाली। अलमारी के दूसरे वाले रैक में होगी। और जैसे ही गणेशी ये कहती है, सब उसकी ओर देखने लगते हैं। आपको कैसे पता कि मम्मी जी की साड़ी रैक में रखी है? बताओ गणेशी, कहीं तुम हमारे घर में चोरी तो नहीं कर रही हो? चोर होगा तू? यहाँ मोहल्ले के 10 लोग मुझे काम पर रखने के लिए बैठे हैं और एक तुम लोग हो जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। इस घर में कोई एक तिनका भी उठाना नहीं चाहता, सब काम हमको ही करना पड़ता है। आपकी मरी हुई या खोई हुई सास की साड़ी बाहर बिस्तर पर रखी हुई थी,
उस पर धूल ना पड़ जाए इसलिए हमने साड़ी को अलमारी में हिफाजत से रख दिया। तो गलती कर दी है क्या? नहीं नहीं गणेशी, वी आर सॉरी। रात को रकुल के सोने के बाद सभी मिलकर एक मीटिंग बुलाते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि इसके पहले कि मम्मी का कोई नामो निशान मिले, हमें लॉयर को बुलाकर संपत्ति आधी आधी करवा लेनी चाहिए। बलिहारी जाऊं आपके इस दिमाग में। हम कल ही बुलाते ना एक लॉयर को और कर लेते हैं सब आधा था। और अगले ही दिन गोमती का लॉयर घर आता है। उसके आने के पहले ही दोनों बहुएं एक सफेद साड़ी पहनकर, आंखों में ग्लिसरीन लगाकर जमीन पर अपनी सास की तस्वीर लिए बैठ जाती है। दोनों बहुओं की ऐसी हालत देखकर लॉयर घबरा जाता है। गौतम, ओ माय गॉड, ये क्या हालत बना ली है तुम सभी ने अपनी। मुझे पता चला कि गोमती जी खो गई हैं, पर तुम लोगों को खुद को संभालना होगा। वो हमारी सास नहीं थी, हमारी माँ थी। कैसे संभाले हम खुद को, न जाने कहाँ होगी वो। हाँ अंकल, आप तो जानते ही हैं हमारे परिवार में कितना लगाव है सभी को एक दूसरे से, तो ये तो होना ही था। देखिए, हमने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है, ये जानने के लिए कि क्या कोई और तो नहीं है ना जिसके नाम मम्मी ने प्रॉपर्टी कर दी है। हो सकता है कि प्रॉपर्टी के लिए उन्हें किडनैप कर लिया हो। अरे ले ले प्रॉपर्टी, बस हमारी मम्मी जी हमें लौटा दे। तो प्लीज बताइए ना, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम की है? आई एम सॉरी, इसके बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। गोमती जी ने अपने बिल में साफ साफ कहा है कि उनकी संपत्ति का हकदार कौन होगा वो स्वयं खड़े होकर सभी को बताएंगे, और सभी के सामने अपनी वसीयत का हकदार बताने के पहले ही उनका अता पता ना चले तो उनकी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में दे दिया जाए। ये क्या बोल रहे हैं आप अंकल? सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी? अरे कोई और तो उपाय होगा ना। ये पैसा तो हमारे पापा की मेहनत की कमाई है, उनकी आखिरी निशानी ही समझिए। ये हमारा घर, ये रघुकुल निवास, इसे हम नहीं छोड़ सकते। समय बर्बाद ना करके आप जल्दी से जल्दी गोमती जी को ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर वो नहीं मिली तो इस चीज का प्रूफ लाइए कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही, और दोनों ही ना ला पाए तो प्रॉपर्टी तो ट्रस्ट में जाकर ही रहेगी। लॉयर की ये बात सुनकर रघुकुल निवास में तो जैसे हड़कंप मच जाता है। अभी तक गोमती के खोने का जश्न मना रहे उसके बेटे और बहू पागलों की तरह उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाते हैं। सब आपकी गलती है भैया, सभी के सामने नाटक तो कर लिया पर मम्मी के खोने का एफआईआर तक नहीं लिखवाया। अब तक तो पुलिस उन्हें ढूंढ कर भी ले आती। चली गई ना प्रॉपर्टी हमारे हाथ में से। मैं जा रहा हूँ एफआईआर करवाने। अरे काहे इतना बावला हो रहे हो बिटवा? वो तो मर गई होगी अब तक। किसी औरत को अपनी माँ बनाकर मरा हुआ साबित कर दो, बस फिर क्या हो जाएगी संपत्ति तुम्हारी। और इस राज को राज रखने के लिए इस घर का एक हिस्सा हमें भी दे देना। थोड़ी ना ज्यादा मांग रहे हैं हम। क्या बोलती हो निकिता? वैसे ये बुढ़िया बोल तो ठीक रही है, पर तुम जाओ पहले एफआईआर करवा कर आओ। हमारे पास प्रूफ भी तो रहना चाहिए कि हमने मम्मी जी को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। फिर एक अधेड़ उम्र की औरत का इंतजाम करना होगा जिससे साबित किया जाए कि मम्मी जी वही है। फिर तो उनकी प्रॉपर्टी हमारी हो ही जाएगी। आपने तो अपनी शादी के सारे गहने माँ से वापस ले लिए थे। एक मैं ही पागल थी जो अच्छी बनने के चक्कर में सब कुछ मम्मी जी के पास छोड़ बैठी थी। अगर ये सब पता चल गया तो मेरे मायके के गहने भी चले जाएंगे। अच्छी बनने का नाटक मेरे लिए नहीं कर रही थी, मम्मी जी से प्रॉपर्टी चाहिए थी। तुम्हारा मन काला है ये तो मैं शुरू से जानती थी। चुप रहिए वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। दोनों बहुएं एक दूसरे के बाल खींचने लग जाती हैं। सतयुग का दिखने वाला परिवार अचानक ही महाभारत में बदल जाता है। दोनों को शांत करवाकर निखिल एफआईआर करवाने निकल जाता है और सभी बैठकर एक बूढ़ी औरत को ढूंढने के बारे में बात करने लग जाते हैं। अधेड़ उम्र के तो हम भी हैं बहुरिया, हमें बन जावत है तुम्हारी सास। बस चेहरे का कुछ करना होगा, पर इस एक्टिंग के अलग से चार्ज करेंगे, बता दे रहे हैं। ओह माय गॉड गणेशी, तुम तो बड़ी होशियार हो गया सारा प्रॉब्लम सॉल्व। तब समय बर्बाद मत करो, कल ही लॉयरवा को यहाँ बुलवा लो। कल हम ऐसा आरोप लेकर आएंगे कि लॉयरवा भी पहचान नहीं पाएगा कि हम गोमती है कि गणेशी। और प्रॉपर्टी के लालच में सभी गणेशी पर विश्वास कर अगले ही दिन लॉयर को बुला लेते हैं। तो कहाँ है गोमती जी? कौन साइन करेगा इन पेपर्स पर? देखिए, जब तक इन पेपर्स पर उनके दस्तखत नहीं होते मैं उनके विल को आप लोगों के सामने नहीं पढ़ सकता। और तभी बड़ा सा घूंघट लिए गणेशी वहां आती है और कहती है,
गोमती बाला, इस घर की मालकिन। ये कहकर जैसे ही गणेशी अपना घूंघट उठाती है, उसका चेहरा देखकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। मम्मी तुम तो खो गई थी ना। हाँ बेटा, मैं खोई नहीं थी। असल रूप में तो मैं तब मिली जब तुम लोगों की नज़र में मैं खो गई थी। अपने अस्तित्व से खोई हुई मैं तुम लोगों के बीच में थी। मुझे लगता था कि तुम सबको मुझसे बड़ा प्यार है। रकुल से बिछड़ने के बाद मैं मेले में गिर पड़ी और मेरे घुटने में चोट लग गई। फिर मुझे डॉक्टर के पास मरहम पट्टी के लिए जाना पड़ा। वहां से घुटनों की मरहम पट्टी कर घर में जैसे ही लौटी, दरवाजे पर ही मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली। तुम लोग तो इस चीज का जश्न मना रहे थे कि मैं खो गई हूँ। ये सुनते ही मैं रश्मि के घर चली गई। फिर रश्मि ने मुझे बताया कि तुम लोगों को एक नौकरानी की तलाश है और तुम लोगों के काले मन की और बातें जानने के लिए मैं काम वाली गणेशी बनकर तुम लोगों के बीच आ गई। मुझे हर पल लगता रहा कि तुम लोगों में बदलाव आएगा, पर नहीं, मैं हर वक्त गलत साबित होती रही। तुम लोग तो एक मरी हुई माँ ढूंढ कर लाने के लिए भी तैयार हो गए क्योंकि तुम्हें चाहिए थी प्रॉपर्टी, जो अब तुम लोगों की नहीं होने वाली। मेरी संपत्ति का मालिक मेरे मरने के बाद होगा रकुल, और इस घर में मेरे और रकुल के अलावा अब और किसी के लिए जगह नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। और हाँ स्नेहा, तुम्हारे मायके से आए हुए गहने अब तुम ले जा सकती हो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे मार ले, मुझे डांट दे, सो गालियां दे दे, माँ पर ऐसा मत कर। मैंने आपको मम्मी कहा था सबसे पहले। मेरी बात सुन लीजिए मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग इस घर में रहने के लायक ही नहीं है। आप लोगों ने जो दादी माँ के साथ किया वो आप लोगों के साथ भी होना चाहिए। और अपने मन की ममता को दरकिनार कर गोमती अपने दोनों बेटे और बहू को घर से बाहर निकाल देती है। मुझे तुझ पर नाज है मेरी दोस्त। तू एक मिसाल बनी है उन माओं के लिए जो अपने घर पर प्रताड़ना सहती है और चुप रहती है। मैं भी अब अपनी बहू की नहीं सुनूंगी, नहीं चलने दूंगी उसकी। मैं भी अब घर नहीं जाऊंगी। समाज क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, ये अगर गोमती सोचती तो उसे अपने घर पर ही घुट घुट कर रहना पड़ता। अपने बच्चों की अकल ठिकाने लगाने के बाद गोमती अपने पोते के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है।